हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नत्सवादी और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में मेनली हम जानेंगे नत्सवादी विचारधारा क्या होती है, हम जानेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, और साथ ही हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के क्या कारण थे, और पूरा द्वितीय विश्व युद्ध इस चैप्टर में कवर होगा। ठीक है। और इससे पहले मैंने पूरे ही चैप्टर की कहानी सुनाई है आपको। लगभग 1 घंटे की या पौना घंटे की वो वीडियो है। आप अगर उस कहानी को सुनेंगे तो आपको चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर अभी तक आपने इसके चैप्टर की कहानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी थ्योरी वाली है और एक एमसीक्यू वाली है। तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देखना, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। ज्योग्राफी की वीडियो खुलेंगी पहले और फिर बाद में आपको हिस्ट्री की खुलेंगी। तो जब हिस्ट्री की खुलेंगी तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे मिल जाएगी वो वीडियो। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना, तभी आपको सीरियल वाइज सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से चीजें थी। ठीक है। और आपने ये सारी जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सब भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हो। और 6 से 10 तक की लगभग लगभग मैंने एसएसटी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है, तो आप इन सबको भी देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं नत्सवादी और हिटलर का उदय। तो सबसे पहले आप जानिए कि नत्सवादी विचारधारा क्या होती है। नत्सवादी विचारधारा होती है कि जैसे हमने देखा कि समाजवादी विचारधारा क्या होती है। समाजवादी विचारधारा वाले मानते हैं कि जो भी संसाधन है समाज में, देश में, उन सभी संसाधन को सब में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, है ना। राष्ट्रवादी चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की तरक्की होनी चाहिए। साम्यवादी चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए, जो अमीर लोग हैं उनसे धन छीन के गरीब लोगों को देना चाहिए। ठीक है। जबकि जो रेडिकलवादी थे वो सबका विकास चाहते थे, महिलाओं का, पुरुषों का, सबका, सबके लिए वो ये चाहते थे कि सारे लोग सार्वभौमिक वोट अधिकार हो, यानी कि सब वोट डाल सके, ये सारी चीजें। उसी तरह से नस्लवाद है। नस्लवाद है कि नस्ल के आधार पर भेदभाव। ठीक है। नस्ल के आधार पर भेदभाव से मतलब है कि किसी नस्ल को बहुत अच्छा समझना और बाकी की नस्लों को बेकार समझना। जैसे ये विचारधारा मेनली किसकी थी? हिटलर की थी। और हिटलर की विचारधारा थी कि जो नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले हैं वह उच्च कोटि के हैं, उच्च श्रेणी के नस्ल के हैं, जो जापानी मूल के थे। ठीक है। तो उसको लगता था कि ये जो है ये अच्छे हैं, तो इनको जीने का अधिकार है, बाकी की जितनी भी नस्ल जर्मनी में है उन सबको मर जाना चाहिए, उन सबको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हिटलर की विचारधारा थी। तो हिटलर ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर बाकी के नस्ल वालों को मार दिया। जैसे एसवेत यानी कि जो काले लोग थे, जैसे हमारे देश में पाए जाते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूरोप वालों के आगे काले ही हैं, है ना। यूरोप वाले तो हमसे बहुत गोरे लगते हैं। आप कितने भी गोरे हो, लेकिन अगर यूरोप की किसी लड़की के साथ, इंग्लिश किसी लड़की के साथ खड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप काले हैं। तो ऐसवेतों को, यहूदियों को, जिप्सियों को, सबको चुन चुन के मारा। और भी बहुत सारी जनजाति के लोग रहते थे जो रूस के थे या फ्रांस के थे, उन सबको इसने मार डाला। क्या थ्योरी दी इसने? थ्योरी दी कि वो लोग जो हैं वो अच्छी नस्ल वाले नहीं है, आगे जाकर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें पहले ही मार दिया जा रहा है। ठीक है। मतलब इतनी सफाई से ये चीजें करी इसने कि लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही इनके साथ एक व्यक्ति, इनकी ही पार्टी का एक व्यक्ति था, जो था हेलमुट के पिता। ठीक है। ये कहानी दे रखी है। 11 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है हेलमुट। वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। डेट ध्यान रखना, डेट कब है? 1945 में, है ना। मतलब ये जो बात दे रखी है इसका कंक्लूजन चैप्टर के लास्ट में आएगा। चैप्टर के शुरू में ये कहानी दे रखी है और चैप्टर के लास्ट में आपको पता चलेगा कि इस कहानी का क्या हुआ। इस कहानी में दे रखा है कि 11 साल का एक लड़का है, 1945 की बात है, 11 साल का एक लड़का है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके माता पिता दबी आवाज में बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि हमको पूरे परिवार को मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने और लोगों को मारा है नस्ल के आधार पर, ठीक है, नस्ल भेद के आधार पर, वैसे ही उतना ही बुरा हश्र अब हमारा होने वाला है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जीतने वाले हैं? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र से मतलब है इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब जीतने वाले हैं। तो हमारा बहुत गंदा हश्र होगा, इसलिए हमें पहले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर हेलमुट के जो पापा थे वो अगले ही दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो हेलमुट को ये लगा कि जैसे इन्होंने, मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली है, कभी ऐसा ना हो कि मम्मी मुझे जहर खिला दे, इसलिए उसने बहुत दिन तक
हेलमुट ने अपने घर में खाना नहीं खाया था, ठीक है। और ये सारी घटना इस पूरे इसमें है। और हेलमुट के पिता कौन थे? वो थे एल्फर्ड, ये हिटलर का पूरा नाम है, एल्फर्ड हिटलर के कट्टर समर्थक, ठीक है। मतलब हिटलर ने जैसे जैसे योजनाएं बनाई, जो जो चीजें करी, वह उनका साथ देते रहे, है ना। तो इतने ज्यादा आदमियों को इन्होंने मारा था, बाद में इनको भी लगा कि यार नहीं, हमने गलती कर दी, नस्ल के आधार पर हमने इतने लोगों को मार दिया, है ना। तो अब हो तो कुछ नहीं सकता था, इसी की गिल्टी में जो हेलमुट के जो पापा थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब हम विस्तार से जानेंगे इस चैप्टर में कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण थे, और लोगों ने अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, ठीक है। और ऐसी स्थिति जर्मनी में उस टाइम पे क्यों आई, है ना। ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अब आगे हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये लास्ट वाली कहानी है। अब इन्होंने ये शुरू में दे रखी है, अगर मैं आपको शुरू में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। हम देखेंगे लास्ट से, ठीक है। हम देखेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म। अब वाइमर वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए, हम चलते हैं 1914 में, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, 1945, यानी बहुत पहले का टाइम देखा। हम चलते हैं 1914 में। 1914 में क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जर्मनी की हार हुई, ठीक है। जर्मनी बहुत बुरी तरह से हारा। तो ये जो मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इन्होंने क्या किया, एक संधि पर सहमति जताई, और उस संधि का नाम है वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि में इन्होंने बहुत सारी चीजें साइन करवा ली, इससे जर्मनी से, है ना। और उन्होंने बोला कि ये सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे जर्मनी को बोला कि जो राइनलैंड है वो आपको हमें देना पड़ेगा, कोयले की खानें हमें देनी पड़ेंगी, लोहे की खानें हमें देनी पड़ेंगी, है ना। आप जर्मनी को बोला गया कि आप अब सेना नहीं रख सकते हो बहुत ज्यादा, एक लिमिट में सेना रखनी पड़ेगी, लिमिट निर्धारित करी गई। गोला बम धमाके ये सब नहीं बना सकते हो, है ना। और उन्होंने बोला कि अब जर्मनी में लोकतंत्र नहीं चलेगा, सॉरी, अब जर्मनी में राजतंत्र नहीं चलेगा, मतलब राजा का शासन नहीं चलेगा। अब क्या होगा, लोकतंत्र चलेगा, लोकतंत्र से सरकार चलेगी। तो इस तरह की चीजें करी। तो वाइमर गणराज्य का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का नामकरण किया गया, ठीक है। जर्मनी को में क्या कर दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई, और उसका नाम रखा गया वाइमर गणराज्य, ठीक है। अब ये जो वाइमर गणराज्य था, इसका जनता ने स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये जो वर्साई की संधि पर सिग्नेचर करके आए हैं लोग, ये इन्होंने क्या सोचकर उस पर सिग्नेचर कर दिए, इतनी ज्यादा इंसल्ट इन्होंने कैसे बर्दाश्त करी कि हमारे लोहे की खाने छिन गई, हमारी कोयले की खाने छिन गई, सेना रखने का अधिकार छिन गया, है ना। और बहुत सारी चीजें छिन गई, और हमें अब उनको वो भी देना पड़ेगा हर्जाना, कि इन मित्र राष्ट्रों ने बोला कि जितना भी नुकसान हुआ है विश्व युद्ध से, उस सबका हर्जाना कौन देगा, जर्मनी देगा। उस सबका भार किस पे पड़ा, जर्मनी पर। अब जर्मनी के साथ इटली भी लड़ रहा था, उसको कोई सजा नहीं मिली। ऑस्ट्रिया भी लड़ रहा था, उसको कोई सजा नहीं मिली, है ना। जापान भी था, उसको भी कोई सजा नहीं मिली। सबसे ज्यादा सजा किसको मिली, जर्मनी को सजा मिली। तो जर्मनी पर वो बोला कि भाई इतना आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जर्मनी को वो भी देना था। और किसी भी युद्ध के बाद, अब युद्ध में हारे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई होगी, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं, पैसे लगते हैं युद्ध लड़ने में, फ्री में थोड़ी ना लड़ा जाता है। उसमें भी हारोगे, जब भी तो हारोगे कि आपके पास अच्छे किस्म के हथियार ना बचे हों, आपके सैनिक ना बचे हों, तभी तो आप हारोगे। यानी कि संकट पहले से ही था। ऊपर से मित्र राष्ट्र ये सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे, यहाँ पर लोकतंत्र ला देंगे, तो शायद जर्मनी दोबारा ऐसा युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा वो सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने वार्साई की संधि किस पर डाली, जर्मनी पर डाली। अब जर्मनी का ही नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइमर। गणराज्य का मतलब है गणराज्य या लोकतंत्र या जनतंत्र, एक ही बात है, ठीक है। वाइमर एक जगह का नाम है जर्मनी में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इस पर। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी इस पूरे चैप्टर की, उसमें बताया भी था विस्तार से, है ना। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध जो है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-4 महीने चलेगा, और उसमें ही हमें विजय मिल जाएगी। और सब लोग अपने अपने फायदे के लिए थे उसमें। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम
पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, समाजवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के त्यागपत्र ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मनी राजनीति व्यवस्था में एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। यानी कि जो समाजवादी लोग थे जर्मनी में, उनकी क्या हुई, पराजय हुई, और जो सम्राट था उसको अपना पद छोड़ना पड़ा, और वहां पर क्या लागू हो गई, संसद लागू हो गई। यानी कि वहां पर लोकतंत्र लागू हो गया। कहां पर, जर्मनी में 1918 के बाद। ठीक है, 19 नवंबर 1918 के बाद में। नेक्स्ट है इसमें, इसी सिलसिले में वाइमार में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। किसके लिए, जर्मनी के लिए। नई व्यवस्था में जर्मनी संसद यानी कि जर्मनी की संसद को क्या बोलते थे, राइक स्टांग, क्या बोलते थे, राइक स्टांग के लिए प्रतिनिधि का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी व्यस्त नागरिक को समान और सार्वभौमिक मत अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे कि आपने रूस की क्रांति देखी, फ्रांस की क्रांति देखी, वहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित हुआ 1918 के बाद, तो वहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के लोगों को बहुत बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। यानी कि जब ये लोकतंत्र स्थापित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वहां के लोगों को रास नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, उसका क्या कारण था, मतलब लोग खुश नहीं थे कि हमारा देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। देखो, कोई भी देश है, जब वहां पर लोकतंत्र स्थापित होता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हुए। यहाँ पर क्यों नहीं हुए, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो दिया हुआ है लोकतंत्र, ये किसने दिया है, हमारे दुश्मन देशों ने दिया है। जो मित्र राष्ट्र जीते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो जीते थे, ये तो इनका दिया हुआ है। तो इसको लगा, जर्मनी की जनता को लगा कि ये इनकी कोई चाल है। अब क्या करेंगे, ये इनका दबदबा रहेगा हमारे देश में, और ये अपने हिसाब से हमारे देश के शासन को चलाएंगे। और इनको ऐसा लग रहा था, जो जर्मनी की जनता थी उसको ऐसा लग रहा था कि जो लोग वर्साई की संधि करके आए हैं वो कहीं ना कहीं इनसे मिले हुए हैं, किनसे, मित्र राष्ट्रों से। ठीक है, तो उनकी बहुत आलोचना की जाती थी देश में कि ये दलाल हैं, या इस तरह से, मतलब गंदे शब्द उनके लिए यूज किए जाते थे, और बताया जाता था कि भाई ये जो लोग हैं इन्होंने जर्मनी के साथ नाइंसाफी करी है ना। इसी इसी एक वजह इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोपी थी। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई संधि, जिसे वर्साई की संधि के नाम से भी जाना जाता है, जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही कठोर, अपमानजनक थी। ठीक है, अब उस वर्साई की संधि में क्या क्या चीज थी जिसकी वजह से लोगों ने वाइमर गणराज्य का भी स्वागत नहीं किया। ठीक है, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश खो देने थे। उपनिवेश का मतलब है जैसे इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, है ना, फ्रांस के लोग भी कहीं कहीं शासन कर रहे थे, उसी तरह से जर्मनी भी कहीं कुछ देशों में शासन कर रहा था। उस समय यूरोप ने पूरी दुनिया पर शासन कर रखा था। तो वर्साई की संधि में क्या हुआ कि जो जिन जगहों पर जर्मनी का उपनिवेश चल रहा है, यानी कि शासन चल रहा है, उसकी जगह छीनकर किसको दी जाएगी, फ्रांस को और इंग्लैंड को, बाकी के जो भी मित्र राष्ट्र थे उनको। ठीक है, नेक्स्ट है, तकरीबन 10% आबादी, मतलब 10% आबादी के लोगों का पर किसका कब्जा हो गया, मित्र राष्ट्रों का। 13% भूभाग भी इन्होंने ले लिया, और 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। किसको करने पड़े, जर्मनी को। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ तो छीन लिया इन्होंने। भाई कोई भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वहां के उद्योग धंधों से, और उद्योग धंधे किस पर डिपेंड होते हैं, कोयले पर डिपेंड होते हैं, लोहे पर डिपेंड होते हैं। तो ये सारी चीजें तो इन्होंने ले ली, तो पहले से ही बहुत अपमान हो गया। दूसरा क्या हुआ, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दिया। मतलब उन्होंने बोला कि आप सेना नहीं रख सकते हो। युद्ध उपरांत बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का, उनके देश का, वो सारा की सारा पैसा कौन भरेगा, जर्मनी भरेगा। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ठीक है,
मतलब पहले उन्होंने सारे संसाधन छीन लिए, फिर जुर्माना भी लगाया। और अब जब उसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जर्मनी ने, तो जर्मनी के पास पहले से ही कुछ नहीं था, है ना, जर्मनी पहले से ही खाली था, तो और सजा मिली जर्मनी को। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि राइनलैंड को किसने छुड़ाया था? आपके हिटलर ने छुड़ाया था, वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, मतलब वाइमर गणराज्य की नींव जिन लोगों ने रखी, वो लोग क्या करके आए थे? वर्साई की संधि करके आए थे, है ना, वर्साई की संधि करके आए थे। तो उन्होंने, जो जर्मनी के लोग थे उस समय, क्या कह रहे थे कि आपने ये संधि पर सिग्नेचर क्यों किए? चाहे हमें दोबारा युद्ध लड़ना पड़ता, हम सारे मर जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस तरह की संधि पर आपको सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे। इसलिए जो जर्मनी के लोग थे वो काफी दुखी थे इस वाइमर गणराज्य से, इस संविधान से और सारी चीजों से। जबकि सारी चीजें अच्छी हो रही थी जर्मनी के हिसाब से, लेकिन अब देखो, दुश्मन व्यक्ति, कोई आपका दुश्मन है और वो आपको गुलाब जामुन के लिए पूछे, कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछे, आप मना ही करेंगे ना, आप थोड़ी ना खाएंगे। अगर वो कहे जबरदस्ती कि आप खाओ, तो आपको क्या लगेगा? वो जहर जैसा ही लगेगा, है ना। इतने इतना जायके के साथ तो आप नहीं खाओगे जैसे आप अपने घर में खाते हो या अपने फ्रेंड के साथ खाते हो। तो दुश्मन की दी हुई हर चीज कैसी लगती है? जहर लगती है। उसी तरह से जो वाइमर गणराज्य था, जो वाइमर संविधान था, वो जर्मनी की जनता को उस समय लगा। ठीक है, इसलिए ही वो इस संविधान का विरोध कर रहे थे वो लोग, और बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नेक्स्ट क्या हुआ? युद्ध का क्या असर पड़ा जर्मनी पर? ठीक है, हम मेन जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो जर्मनी पर देखेंगे। इस युद्ध ने पूरे, अब देखो, इस युद्ध का असर रूस में भी पड़ा था। अभी हमने रूस की क्रांति पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में, क्या था? रूस की जो क्रांति थी, रूस में जो खाने के लाले पड़े हुए थे, गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, वो सारी की सारी इस विश्व युद्ध की वजह से ही हुई थी, है ना। जब 1917 में राजा जार को गद्दी से हटा दिया था और रूस ने ये जो युद्ध है, ये युद्ध से अपना पल्ला झाड़ लिया था। ठीक है, लेनिन ने मना कर दिया था कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना है। लेनिन ने अपने थीसिस में भी इसका जिक्र किया है। तो इसका युद्ध ऐसा नहीं है कि जो युद्ध में हारा उसको झेलना पड़ेगा, जो जीते उनको भी झेलना पड़ा। ठीक है, तो युद्ध तो सबके लिए ही बुरा होता है, चाहे जीतो या हारो, आपको आपका नुकसान होना ही होना है। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था। ठीक है, मतलब दूसरे दूसरे देशों को वो कर्ज देता था, जिन जिनको जरूरत होती थी देता था। जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदार का महाद्वीप बन गया। अब उल्टा कर्ज हो गया यूरोप पे। ठीक है, विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। मतलब गलती किसने करी थी? जो युद्ध की गलती थी वो किसने करी थी? जो पुराना साम्राज्य चलता आ रहा था, जो पुराने राजा महाराजा चलते आ रहे थे, उन्होंने करी थी। ठीक है, उन्होंने तो युद्ध छेड़ा था, और हर्जाना किसको भरना था? जो नवजात वाइमर गणराज्य था उसको भरना था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजित के अप, अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्थिति पर भी वह अपंग हो चुका था। देखो, एक तो नया नया देश कोई भी बना हो तो उसको वैसे भी सेटल होने में काफी टाइम लग जाता है ना, 10 साल लग जाते हैं। ऊपर से उसको ना केवल अपना देखना है, ऊपर से ये हर्जाना भी देना है, जो हर्जाना इन्होंने तय किया था, है ना, वाइमर गणराज्य पर। तो वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी और पुरातन पंथी राष्ट्रवादी मिथिकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमले व निशाने बनाने लगे थे। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। किनका? जो वर्साई की संधि कर कर आए थे, है ना, उनको क्या बोला जाता था कि ये क्या है? नवंबर के अपराधी है, क्योंकि नवंबर में हुई थी ये वर्साई की संधि। इस मनोदशा का 30 दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाओं पर गहरा असर पड़ा। यानी कि जो उस समय सरकार चल रही थी उसकी बहुत ज्यादा निंदा करी जाती थी, और कहा जाता था कि भाई ये तो इन्होंने बहुत गलत करा, जर्मनी के साथ नाइंसाफी करी, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। और जो जैसे हमारे देश में क्रांति हुई, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जो भी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेहरू जी हैं, जो भी हैं, सॉरी, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता उनका सम्मान कर रही थी। कांग्रेस को बहुत ही अच्छी नजरों से देखा जाता था उस समय, लेकिन जर्मनी में उल्टा था। जर्मनी के लोग सोचते थे कि इन्होंने जर्मनी को बेच दिया मित्र राष्ट्रों को। जर्मनी के लोगों को उस समय ऐसा लगता था। पहले महायुद्ध ने यूरोप समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छवि छोड़ दी।
सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। मीडिया को खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वह जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। मतलब सम्मान तो बहुत होता था सिपाहियों का, लेकिन झेलना क्या पड़ रहा था, वो डेली लाशों का ढेर झेल रहे थे। ठीक है, विषैली गैस, ये सारी चीजें उनको सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध में तो ये सब चलता ही रहता है। अब उधर से बम फेंके जा रहे हैं, इधर से बम फेंके जा रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण रहता है उस एरिया का जहां पर युद्ध हो रहा होता है। तो ये सब उसको झेलना पड़ रहा था, किसको, सेना को। नेक्स्ट है इसमें, उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली और अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था उस समय। मतलब ये जो लोकतंत्र वाला विचार था ना, ये चला ही चला था नया नया यूरोप में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और बहुत ही मुश्किल से ये सारी चीजें सेटल हो पाई, और कुछ देशों में नहीं हो पाई, उनमें दोबारा फिर तानाशाही आई। यानी लोकतंत्र के बाद फिर राजतंत्र आया। उनको लगा कि भाई लोकतंत्र तो बेकार है, इससे तो राजतंत्र ही ठीक था। तो ये सारी स्थितियां यूरोप के देशों में रही। नेक्स्ट है राजनीतिक रेडिकलवाद, यानी आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। तो इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि उस समय किस तरह का रेडिकलवादियों ने क्या किया, और आर्थिक संकट किस तरह से घेरा रहा था जर्मनी पर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, रेडिकलवादी कौन होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि अमूल परिवर्तनवादी। अमूल परिवर्तनवादी मतलब जो सब सबका विकास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबको रोजगार मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, सबको वोट डालने का अधिकार मिले। ठीक है, वो चाहते हैं कि सबका विकास साथ में हो, और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र आए, है ना, क्योंकि सबको पता है लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है। राजतंत्र में कोई राजा अच्छा है तो ठीक है, अगर कोई बेकार राजा से पाला पड़ गया तो 5-10 साल में ही पूरे के पूरे देश को खत्म कर देगा वो, अपनी गलत नीतियों की वजह से, है ना। तो इसलिए लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है। अगर लोकतंत्र है, अगर कोई भी राजा या कोई भी प्रधानमंत्री गड़बड़ कर रहा है, तो उससे अपना समर्थन हटा लेते हैं लोग, सरकार गिरा देते हैं, तख्ता पलट हो जाता है उसका। ठीक है, ये कुछ शब्दावली है उसका, दिखा रखा है कि हर्जाना क्या होता है, और ये खंदक क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। मेरी थोड़ा सी तबीयत खराब है, इसकी वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं बोल पा रही हूँ। कई दिन से बोला ही नहीं जा रहा है, वीडियो भी अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज और कल आपको 2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद 2-3 दिन लगेंगे गला ठीक होने में। कल वाली वीडियो में भी ऐसी बार बार खांसी आ रही थी, तो 1-2 दिन आप एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें, जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उस समय रूस में हुई बल्शेविक क्रांतियों की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिट स्पार्टकिट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। यानी कि जो चीजें रूस में चल रही थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी उससे सीख रहा था कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अपने देश में। पड़ोसी को देख के ही सीखता है। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई, मतलब एक समूह टाइप का बनाया गया। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में, बर्लिन कहाँ का शहर है, जर्मनी का। ठीक है, बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। यानी कि वो कह रहे थे कि जैसे रूस में चल रहा है ना, वैसा होना चाहिए। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करने का फैसला किया। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की जो प्रेरणा ली, कहाँ से ली इन्होंने, इटली ने ये ली थी, सॉरी, जर्मनी ने कहाँ से ली थी लोकतंत्र की प्रेरणा, ये ली थी रूस को देखकर, क्योंकि रूस में 1917 में क्रांति हुई थी और वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पूरे सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद स्पॉट किटों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या काम था कि जो रूढ़िवादी हैं,
जो पैसे वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना। ठीक है, कम्युनिस्टों का या साम्यवादियों का यही काम होता है कि जो रूढ़िवादी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, या फिर रूढ़िवादी लोग, जो अमीर लोग हैं, वो दूसरे लोगों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का या किसानों का, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना, ये काम होता है इसका, कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ठीक है, इस विद्रोह की वजह से। कौन सा विद्रोह हुआ था? ये जो संसद में, मतलब लोकतंत्र स्थापित करने की वजह से जो विद्रोह हुआ था, उसकी वजह से। और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल पाए। जब साम्यवाद और समाजवाद दोनों ही पार्टियों में लड़ाई हो गई आपस में, ठीक है, ये पार्टी दोनों अलग अलग हो गई, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिटलर का विरोध करने के लिए दोनों पार्टी साथ आई। कभी भी साथ नहीं आई। इसलिए हिटलर अपनी मनमानी करता चला गया देश में, और अपने हिसाब से लोगों को मारता चला गया, उनका फायदा उठाता चला गया। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों की आवाजें उठाने लगे। ठीक है, रेडिकल समाधान यानी कि तुरंत हमें परिवर्तन चाहिए, और अच्छा परिवर्तन चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिल गया। 1923 में क्या हुआ कि जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी की तरह नष्ट होने लगी। यानी कि अब हर्जाना भी उनको देना है, मतलब जो उन्होंने फाइन रखा था इसके लिए, जर्मनी के लिए, जर्मनी को फाइन भी देना है। साथ में जर्मनी को क्या करना है? फाइन देने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था भी सेटल करनी है, अपने उद्योग धंधे भी चलाने हैं। और उद्योग धंधे कहाँ से फलेंगे फूलेंगे? उन्होंने पहले ही संसाधन छीन लिया, कोयला छीन लिया, लोहा छीन लिया, बहुत सारी चीजें छीन ली। ठीक है, तो इस वजह से जो जर्मनी था, वहां की अर्थव्यवस्था खत्म होने पर थी, है ना। मतलब जो लोग थे वो गरीब और गरीब और गरीब होते जा रहे थे, है ना। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। ठीक है, यानी कि उसके पास जब पैसे नहीं थे तो वो दूसरे दूसरे देशों से कर्ज लेकर लड़ रहा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना था। और उसके पास जो सोना था, उससे उसको क्या करना था? जो हर्जाना था उसके पास, जो फाइन था, वो भरना था। इन दोहरे बोझ के कारण, दोहरा बोझ कौन सा हो गया? एक तो पहले से कर्ज लिया उसने युद्ध के लिए, वो कर्ज। दूसरा, जो मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया है, वो दो जगह उसको पैसा देना है, और ऊपर से अपने देश के लोगों को भी कुछ खिलाना है। सॉरी। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने बोल दिया कि भाई अब हमारे पास पैसे ही नहीं है, जिन लोगों का कर्ज मैंने ले रखा है अब मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब जैसे आज पाकिस्तान की हालत है ना, वैसी हालत उस समय जर्मनी की हो गई थी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से दिवालिया, खाने के लाले पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। तो 1923 में क्या हुआ था कि जर्मनी ने मना कर दिया, ना तो मैं कर्ज चुकाऊंगा ना हर्जाना। कर्ज तो वो था जो जर्मनी ने लिया था युद्ध लड़ने के लिए, और हर्जाना क्या था? हर्जाना वो था जो मित्र राष्ट्रों ने जुर्माना थोपा था जर्मनी पर। ठीक है, इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांस बोला कि ठीक है, अगर तुम जुर्माना नहीं भरोगे, ठीक है, जुर्माना नहीं भरोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि हम औद्योगिक इलाकों को छीन लेंगे। उस समय जर्मनी कमजोर था, और उसके इलाके छिन गए। ठीक है, जर्मनी के कौन से? रूर। राइन घाटी पहले ही ले रखी है उन्होंने, रूर अब ले लिया। रूर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उद्योगों के लिए, जर्मनी का। ठीक है, यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, यानी कि कोयले के भंडार पूरी तरह से छीन लिए। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोधों के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब देश में पैसे की कमी होने लगी, तो जर्मनी सरकार ने सोचा कि हम पैसे छाप लेते हैं। ठीक है, तो अब पैसे छापने का अंजाम कितना बुरा होता है वो देखिए। आप सब लोगों को लगता होगा कि पैसे की कमी हो रही है, काश एक नोट छापने की मशीन हमारे पास होती, हम नोट छाप लेते, है ना। और फिर जितना मन आए उतना चॉकलेट खाते, जितना मन आए उतना पिज्जा खाते, बर्गर खाते। ऐसा मन करता है ना कभी कि हमें कहीं से पैसों का पेड़ मिल जाए जिसपे पैसे लगे हों, और हम तोड़ तोड़ कर कुछ भी खरीद ले, मम्मी पापा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो और आपको ऐसे भी लगता होगा कि सरकार बहुत सारी पैसे क्यों नहीं छाप लेती, तो हमारे देश में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जर्मनी की सरकार ने यही गलती करी उस टाइम पर कि उसने बहुत सारे पैसे छाप लिए, क्योंकि हर्जाना भी भरना था उसको भरने के लिए, और उसने सोचा कि अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी। इस करके उसने क्या किया? बहुत सारे पैसे छाप लिए। अब पैसे तो छाप लिए, संसाधन तो उतने ही है, रोटी तो उतनी है, दाल तो उतनी है देश में। एक दिन में दाल का उत्पादन थोड़ी ना हो जाएगा, एक दिन में फसल थोड़ी ना तैयार हो जाएगी। उद्योगों से कपड़े जो आ रहे हैं, जूते जो आ रहे हैं, चप्पल जो आ रही है बनकर, ठीक है, आपके घर में एक एक सामान जो भी है वो सब उद्योग से ही आता है। चाहे चाय की पत्ती है, चाहे चीनी है, चाहे कोई सा भी मसाला है, सारी चीजें उद्योग से ही आती हैं। उद्योग वहां के ठंडे पड़े हुए थे, तो हुआ क्या?
कि हर आदमी के पास पैसा तो बहुत आ गया, ठीक है, और पैसे बहुत हैं लेकिन सामान उतना ही है, क्योंकि सामान थोड़ी बढ़ जाएगा पैसे बढ़ने से। पैसे तो छाप लिए उसने, 1-2 महीने में छाप दिए होंगे बहुत सारे पैसे, लेकिन 1-2 महीने में ना तो फसल तैयार होती है, ना उद्योग धंधे इतने स्पीड में सामान बना सकते हैं। तो मार्केट में सामान उतना ही था, लोगों के पास पैसा ज्यादा था। मान लो पहले लोगों के पास 10 रुपए थे, तो अब लोगों के पास कितने हो गए, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए हो गए। लेकिन सामान जब भी 1 किलो ही था मार्केट में, अब भी, अब पहले जो सामान 10 रुपए का मिल रहा था, अब वही सामान 100 रुपए का मिल रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे मुद्रा स्फीति आ गई, यानी कि वहां पर पैसा तो बहुत हो गया लोगों के पास, लेकिन जो चीजें थी वो थी नहीं मार्केट में खरीदने के लिए। तो लोग बढ़ चढ़कर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ठीक है, मतलब एक रोटी के लिए भी बहुत बहुत पैसे देने के लिए लोग तैयार है। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। जैसे अगर हम अभी भारत की बात करें तो $1 बराबर भारत, मतलब अमेरिका का $1 बराबर भारत के 85 रुपीज है, ठीक है, 85-86 के बीच में ही है अभी, बहुत काफी दिन से। तो 85 या 86 के बीच में है, जबकि यहाँ देखिए एक अमेरिकी डॉलर के बराबर यहाँ कितने हैं, 24,000 रुपए है, ठीक है। जो जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गए। मार्क वहां का, जैसे हमारे यहाँ का रुपये है ना, वहां मार्क मिलते हैं, ठीक है। अगस्त में ये इतना हो गया और दिसंबर में इतना हो गया, है ना। तो $1 की कीमत जर्मनी रुपए में कितनी होगी, 9,88,060, सॉरी, 9,88,60,000 रुपए या मार्क हो गई। तो इतना ज्यादा वहां पर मुद्रास्फीति आ गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी, ठीक है। मैंने बोला ना कि सामान तो उतना ही था मार्केट में, लेकिन लोगों के पास पैसा आ गया, क्योंकि जर्मन की सरकार ने क्या किया, नोट छाप दिए। रेखा चित्र में जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए देखा गया। रोटी खरीदने के लिए पैसे किस में जा रहे हैं, बैलगाड़ी में, मतलब इतनी बेकदरी पैसों की। जर्मनी समाज दुनिया भर में हमदर्द का पात्र बन गया। इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, उस समय उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कतार में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग, कि अब इनके पास सोने के लिए, बैठने के लिए, किसी चीज के लिए जगह नहीं थी। अब ये सारी चीजें कौन देख रहा था, अमेरिका को तरस आया कि भाई वर्साई की जो संधि थी, कहीं ना कहीं फ्रांस ने गलत थोपी थी, मतलब बहुत ज्यादा इस पर चार्ज लगाए जर्मनी पर। तो किसको तरस आया, अमेरिका को। अमेरिका हमेशा से ये करता है, पहले तो वो चुप बैठा रहता है, युद्ध वुद्ध होने देता है आपस में, ठीक है, किसी भी देश का नुकसान होने देता है, बाद में फिर कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, कर्ज ले लो मेरे से, है ना। फिर बाद में वो हेल्प करने का थोड़ा सा ड्रामा करता ही है, हमेशा ही देखा गया है ऐसा। अब अपने पड़ोसी देश में ही देख लो, पाकिस्तान को पहले थोड़ा थोड़ा मदद करने लगा, फिर चाइना ने सोचा कि भाई पाकिस्तान को हम भी मदद करेंगे, ये अमेरिका अपने नंबर बना रहा है, तो चाइना ने मदद करना शुरू करा। फिर क्या किया, इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी वहां की जमीन कब्जा ली, मतलब अपने उद्योग धंधे वहां पर विकसित कर लिए, अपने पुल बना लिए, अपने सड़क बना ली। अब ये उल्टा टैक्स ले रहे हैं किससे, पाकिस्तान से, कि बनाए तो हमने, अगर तुम्हें अपनी यहाँ पर रेल चलानी है, बस चलानी है, तो हमें तुम टैक्स दोगे। तो देश उनका है, ठीक है, और इन्होंने बना लिए अपने, तो अब ये उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो ऐसा ऐसा इसको रहम आया जर्मनी पर, अमेरिका को, तो अमेरिका ने जर्मनी की मदद करना शुरू करा। इसके लिए अमेरिका ने डब्स योजना बनाई, ठीक है। डब्स योजना क्या थी, जर्मनी की मदद कर रहा था अमेरिका। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की शर्त को दोबारा से तय किया गया, यानी कि जो इसको फाइन भरना था उसको दोबारा से तय किया गया कि भाई फाइन में थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए इसको। अब मंदी के साल कैसे थे, जो 2023 में मंदी आई थी जर्मनी में, उसके साल कैसे थे। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। कैसे रही, अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, इसको जर्मनी को कर्ज दे रहा था, पैसे दे रहा था, जिसकी वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था चलने लगी। लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी, यानी कुछ समय ही मदद मिल पाई। जर्मनी निवेश और उद्योग गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्ज पर आश्रित था। जब 1923 में, ठीक है, यानी मदद कितने दिन करी, 24 से 28 तक करी, मतलब लगभग 4 साल अमेरिका ने मदद करी, और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रैक पर आ गई, उद्योग धंधे वहां के चलने लगे। अब एक घटना किस में घटित हुई, अमेरिका में, 1929 में, ठीक है, 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज
यानी शेयर मार्केट जो अमेरिका का था वो धराशायी हो गया, यानी कि जो अमेरिका की जो शेयर मार्केट था वो क्रैश हो गया, यानी कि वो घाटे में जाने लगा। और वो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है जो अमेरिका वाला है। इस स्टॉक मार्केट के धराशायी होने की वजह से लगभग लगभग सभी देशों में मंदी का दौर आ गया। इसकी मार ना केवल अमेरिका पर पड़ी बल्कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया की मार्केट पर पड़ी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो हेल्प कर रहा था जर्मनी की अमेरिका, इसने वो भी करना बंद कर दिया कि भाई हम तुम्हारी मदद कहाँ से करें जब हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर से जो कंडीशन थी जर्मनी की वैसी ही दोबारा से होने लगी। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.13 करोड़ शेयर बेचे गए। यह आर्थिक मंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई मतलब अब इतनी कम कीमत पर लोग सामान को खरीद रहे हैं। मान लो कोई सामान बन के तैयार हो रहा है 5 रुपए में, मान लो कोई साबुन 5 रुपए में तैयार हो रहा है। ठीक है, लोग इसकी कीमत कितनी दे रहे हैं, 4 रुपए या 3 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर फैक्ट्री मालिक क्यों बनाएगा सामान कि उसका बन के ही 5 रुपए में तैयार हो रहा है, अगर 7 या 8 में बिकेगा तभी तो वो बिकेगा। भाई 2-3 रुपए तो एक साबुन पे फैक्ट्री मालिक भी लेगा, है ना। जबकि बिक कितने में रहा है, सस्ते में बिक रहा है, क्योंकि लोगों के पास उद्योग धंधे नहीं है, वो तो बिना साबुन के ही नहा लेंगे। ये सारी चीजें आपको तभी चाहिए ना, साबुन है, सेंट है, परफ्यूम है, ये सब कब चाहिए, जब आपके पास पैसे हैं। जब पैसे नहीं है तो आप सबसे पहले व्यवस्था किस चीज की करोगे, दाल रोटी की। ठीक है, उसके बाद बिस्तर की, सोने की, उसके बाद छत की। तो एक क्रम होता है जब कि जो चीज जरूरी है वो उस चीज की व्यवस्था करेंगे लोग, ना कि इन फालतू की चीजों की। तो ये जो फालतू की चीजें थी ये मार्केट में बिकना ही बंद हो गई, लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। निर्यात गिर गया, मतलब जो विदेश में माल खरीद रहे थे लोग वो गिर गया। किसानों की हालत खराब थी और सट्टा बाजार से पैसा खींच सट, सट्टा बाजार सट्टेबाज बाजार से पैसे खींचते मतलब खींच रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर पूरी दुनिया भर में महसूस किया गया। ठीक है, इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था किसके सहारे चल रही थी, अमेरिका के सहारे। 1932 में जर्मनी का उद्योग उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया, मतलब 60% का नुकसान हुआ। मतलब पहले जो उद्योग धंधे चल रहे थे उसमें से 60% उद्योग धंधे बंद हो गए, 40% चल रहे हैं केवल। ठीक है, मजदूर या तो बेरोजगार हो गए, अब उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं तो वो मजदूर कहाँ जाएंगे बेचारे। भाई किसी फैक्ट्री में 2000 मजदूर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई, मजदूर बाहर, अब मजदूरों के पास कोई काम नहीं है, या उसके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारी की संख्या 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद देखने जाने लगी कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अपने गले में तख्ती लटकाकर लोग घूम रहे हैं, मतलब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई कोई भी हमें किसी भी काम पर रख ले, हम काम करने के लिए तैयार हैं, बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए कैसे भी। बेरोजगारी नौजवान या तो ताश खेलते रहते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाकर खड़े रहते थे। अब कुछ काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, हर समय थोड़ी सोएंगे, तो झुंड लगाकर खड़े हैं, या फिर बेरोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े थे कि कैसे भी कोई भी हमें काम पे रख ले। ठीक है, अब देखो एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारी को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी और ना ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए होती थी तो उसके लिए भी उन्हें पैसे देने होते थे, मतलब कहीं पर ठीक से इनको रहने के लिए भी जगह नहीं है, और ये बेचारे ऐसे ही बैठे बैठे ही सो रहे हैं, है ना। सॉरी। नेक्स्ट इसमें ये लिखा हुआ है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो मार्केट है वो अमेरिका का है, और अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। ठीक है, अब जैसे जैसे रोजगार खत्म होते जा रहे थे, युवा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे। देखो, रोटी सबको चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं वहां से आ रही है, ठीक है, फिर आपको कल को जॉब भी नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। फिर आपको नहीं लगेगा चोरी करना गलत बात है, आपको लगेगा कि भाई जो मालदार लोग हैं वो तो रोटी खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, तो चुरा लो। हालांकि तरीका गलत है, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तरीका गलत है कि आपके पास नहीं है तो आप चोरी करके खा रहे हो, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर नहीं है तो चुरा के खा लो। तो चोरी, ये भुखमरी, ये सारी चीजें जब होती हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ये होता है कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास कुछ काम नहीं है, काम होएगा तो वो अपने काम पर ध्यान देंगे। ठीक है, चोरी चकारी करना गलत बात है, सबको ही पता है ये। ठीक है, चोरी करके किसी के भी महल नहीं बनते हैं, जबकि मेहनत करके बहुत लोगों के महल बन चुके हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संकट के लोगों आर्थिक संकट ने लोगों को गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। ठीक है, मतलब लोगों को लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने पा रहा है। जैसे जैसे मुद्रा अवमूल्यन होता जा रहा था, यानी कि जो वैल्यू है पैसे की वो कम होती जा रही थी।
जैसे पहले 1 रुपए में 1 रोटी आ रही थी, अब कितने में आ रही है? अब 100 रुपए में 1 रोटी आ रही है। ठीक है, तो अब 100 रुपए में 1 रोटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। पहले 1 में आ रही थी, अब 100 में आ रही है। अब जैसे मैं आपकी ही बात करूं तो पहले समोसा आराम से 5 रुपए में आ जाता था, खूब बड़ा अच्छा समोसा 5 रुपए में आ जाता था। अब 10 रुपए से कम में कहीं समोसा नहीं आता है। तो क्या हुआ? ये पैसे का अवमूल्यन हो गया है। ठीक है, मतलब पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई है ना। पहले 5 रुपए में एक समोसा आ रहा था, अब 10 रुपए में एक समोसा आ रहा है। मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सुधरती जा रही थी, क्योंकि पेंशन तो अपने हिसाब से मिल रही है ना, 10,000 5,000 जो भी मिल रहा है हिसाब से मिल रही है। अब 10,000 में उतनी चीजें नहीं आ रही घर की, ना रोटी आ रही, ना दाल आ रही, ना सब्जी आ रही, तो फिर वो क्या करें? कारोबार ठप होते हो जाने से सॉरी, छोटे मोटे व्यवसाय स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहारीकरण का भय सता रहा था। सर्वहारीकरण का भय का मतलब होता है कि जैसे आपके बाबा के पास एक बहुत बड़ा घर था जिसमें 4-5 कमरे थे, बेड था, एसी था, कूलर था, पंखा था। ठीक है, आपके पापा के पास क्या हुआ? 2 कमरों का घर हो गया, है ना, और 2 कमरों के घर में पंखा लगा है। आप तक जब आया हिसाब किताब, तो आपके पास पंखा भी नहीं रहा और 2 कमरों का घर भी नहीं रहा। आप क्या कर रहे हैं? झोपड़ी डाल तो कहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है दिन पे दिन चीजें संसाधन कम होते चले जाना, ये होता है सर्वहारीकरण, यानी कि दिन पे दिन लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। जैसे अभी क्या देखा जाता है, किसी के घर में, अभी कोई छोटे घर में रह रहा है, तो फिर जब उसके बच्चे जॉब वगैरह करते हैं तो थोड़ा अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छे से खाने पीने लगते हैं, है ना, अच्छे से रहने लगते हैं। फिर उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगते हैं, फिर उनके भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो और बड़ा घर ले रहे हैं, है ना, गाड़ी ले रहे हैं, और सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं। तो आज जो चीजें चल रही हैं हमारे देश में ऐसे चल रही हैं। ठीक है, मतलब हर पीढ़ी को अच्छे से अच्छा मिल रहा है। जो जो सुख सुविधाएं हमारे पापा के पास नहीं थी वो हमारे पास है, जो हमारे पास है उससे अच्छी हमारे बच्चों को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हमारे देश में चल रही है। लेकिन जर्मनी में उस समय क्या चल रहा था? उल्टा चल रहा था। लोगों से संसाधन छिनते जा रहे थे दिन पर दिन। ठीक है, उन्हें डर था कि अगर यही रहा तो वह एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, और या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रहे। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। मतलब जो ग्रुप में रह रहे थे उनको हिम्मत बनी हुई थी, लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोच रहे थे कि अब क्या है, अब रोजगार खत्म हो जाएंगे और भूखमरी से लोग मर जाएंगे। लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौजों उनकी मोल भाव क्षमताओं को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसायी संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग किसान उत्पादकों की कीमतों का बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। अब नुकसान तो किसानों को भी था, क्योंकि उनका माल लोग कम खरीद रहे हैं। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था कि जो नौकरियां हैं वो दिन पे दिन कम होती जा रही थी। ठीक है, रोजगार नहीं मिल रहे थे। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों का दिल भी डूब रहा था। अब देखो, सबसे गलत चीज क्या होती है कि माँ के सामने बच्चे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रोटी दो, और माँ के पास रोटी है ही नहीं, वो कहाँ से देगी बेचारी। तो ये सबसे गलत चीज होती है। अब औरतें देख रही हैं इस चीज को, तो जिन्होंने इस चीज को झेला है भाई, उनकी तो बहुत ही गंदी स्थिति थी उस टाइम पर, है ना। तो इससे बुरा क्या क्या ही हो सकता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे हैं और आप उनको खाना नहीं दे सकते। ये तो सबसे गंदी स्थिति है। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी किसकी? वाइमर गणराज्य यानी कि जर्मनी की। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिर और तानाशाही का शिकार बन सकता था। ठीक है, मतलब कभी भी उसमें तानाशाही आ सकती थी, मतलब कोई भी उसको कब्जा सकता था। इस तरह का वाइमर गणराज्य का संविधान उस टाइम का था। ठीक है, इसमें इसमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। मतलब इसमें क्या था, जैसे हमारे देश में क्या होता है कि 100 सीटों पर, मान लो 100 सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, अब जिसके 91% आ जाएंगे, जिस भी पार्टी के 91% आ जाएंगे वही सरकार बना लेगी। ठीक है, अगर 91% नहीं आएंगे तो 2 पार्टी मिलकर सरकार बना लेंगी। सॉरी, 91 नहीं, 51 होने चाहिए सत्ता में आने के लिए। ठीक है, 51% होने चाहिए सत्ता में आने के लिए। अगर 100 सीटें तो कितने परसेंट चाहिए? 51%। अब अगर एक पार्टी की नहीं आई तो दो दो पार्टी मिल जाती है और 2 पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है। ठीक है, फिर शासन उनका चलता है। ऐसा कई बार हुआ है भारत के इतिहास में कि गठबंधन की सरकार इसको ही बोलते हैं। ठीक है, गठबंधन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर अब सरकार बना लेती हैं और शासन करती हैं। ठीक है, उस समय जर्मनी में क्या हिसाब था कि अगर जैसे इन 100 वोटों पर चुनाव, 100 सीट आई चुनाव में, ठीक है, जीत के तो जिस पार्टी की जितनी
सीट होंगी उसको उतनी ही वैल्यू मिलेगी संसद में, ठीक है। जैसे किसी की आ गई 10 तो उसको 10 के बराबर वैल्यू मिलेगी उस, है ना। किसी की 20% है तो 20 के बराबर, किसी की 30% है तो 30 के बराबर, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था थी। अब इस वजह से मतलब जो सरकार काम करती थी वो गठबंधन की सरकार काम करती थी, है ना, मतलब सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है। अब जो उनकी बात मानी जाएगी वो उनके जितने परसेंट वो वोट लेके आई है संसद में उस हिसाब से मानी जाएगी। तो कभी भी कुछ भी डिसीजन हो ही नहीं पाता। अगर मान लो ये सारी की सारी बैठी है कि कोई 10% लाया, कोई 20%, कोई 30%, ठीक है। अब कोई लाया है 50, कोई लाया है 40%, ठीक है। अब 40% वाला कोई नियम लेके आया, ये तीनों विरोध कर रहे हैं, वो नियम पास ही नहीं होगा, है ना। अब कोई 20% वाला कोई नियम लेके आया, ये तीनों विरोध कर रहे हैं, नियम पास ही नहीं होगा। तो ये सारे कभी एकजुट हो ही नहीं पाते थे, राष्ट्र के हित के लिए कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे। तो क्या हो रहा था, बार बार राष्ट्रपति शासन लग रहा था। इसलिए स्थिरता नहीं थी, तो ठीक से काम नहीं हो पा रहा था, ठीक से विकास नहीं हो पा रहा था। किसकी वजह से, इस प्रणाली की वजह से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था, ठीक है। इस बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने का अध्यादेश जारी करके शासन चलाने का अधिकार था। यानी कि जब ये लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जब संसद ठीक से काम नहीं करती थी, तो राष्ट्रपति क्या कर देते थे कि अब ठीक है, अब इतने दिन के लिए जो शासन व्यवस्था है राष्ट्रपति खुद देखेंगे, ठीक है। अब इन सबको साइड में कर दिया, संसद को साइड में कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू, है ना। हमारे देश में भी ऐसा होता है ना, इमरजेंसी बोलते हैं उसको, इमरजेंसी लगा देते हैं किसी भी प्रदेश में। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा लगाई जाती थी, वहाँ की शासन व्यवस्था ठीक से चल नहीं पाती थी, है ना। बार बार आंदोलन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो बार बार वहां पर इमरजेंसी लगानी पड़ती थी, और सत्ता किसको हाथ में लेनी पड़ती थी, हमारे देश के राष्ट्रपति को। और आपातकालीन जो हमने लिया है ये जर्मनी से ही लिया है, ठीक है। जो आपातकालीन की व्यवस्था ली है ये हमने जर्मनी के संविधान से ही लिया, आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, इसमें अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही, ठीक है। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी गई कि राष्ट्रपति शासन आए, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब संकट एज इट इज रहा, यानी कि अर्थव्यवस्था नीचे ही जाती रही। लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था, ठीक है। तो लोकतंत्र, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारी जो गड़बड़ हो रही है वो लोकतंत्र की वजह से हो रही है, इससे अच्छा तो जो पहले राजा महाराजा शासन व्यवस्था देखते थे वो ज्यादा सही थे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी ठीक हो ही नहीं पा रहा था। अब जो इतनी बुरी हालत उस समय जर्मनी की हो गई थी, उद्योग धंधे चौपट, वहां की संसद चौपट, ठीक है, वहां की अर्थव्यवस्था खत्म, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सारी जनता परेशान है। ऐसे में एक व्यक्ति ने सपने दिखाने शुरू किए। किसने? हिटलर ने। आज यहां से ही हिटलर का उदय हुआ, ठीक है। हिटलर ने बड़े बड़े सपने दिखाई जनता को कि मैं अब ये जो अपमान हुआ है वर्साई की संधि में, ये सारा पूरा करूंगा, ठीक है। उन जो जो चीजें उन्होंने छीनी है वो सारी मैं वापस लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और मैं क्या करूंगा, सबको रोजगार दूंगा, सबको खाने के लिए रोटी दूंगा, सबका सम्मान वापस दूंगा जो विश्व युद्ध में खत्म हो गया था, ठीक है। तो नत्सी जो पार्टी थी, नत्सी पार्टी का ही सदस्य कौन था? हिटलर, ठीक है। तो हिटलर ने बड़े बड़े सपने दिखाए कि भाई अब मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दूंगा, आप मुझे शासन सत्ता में लेके आओ। और यहीं से कहीं ना कहीं जो हिटलर था ना वो बहुत अच्छा वक्ता था। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर अच्छा वक्ता कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे से भाषण देते हैं। अगर आप उनके भाषण सुनने लगे, आपको कब 10-15 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उनके बात करने का तरीका, बात करने का लहजा बहुत ही ज्यादा लुभाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्रभावित होकर ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी तैयार करी गई हैं विश्व स्तरीय नेताओं की, उनमें से ही मोदी जी एक है, ठीक है। तो नंबर 1 पर इनकी लोकप्रियता मानी जा रही है आजकल विश्व में कि सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नेता है वो कौन है? मोदी है। और उसकी मेन कारण क्या है कि वो भाषण बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है। जब वो भाषण देते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो सही है और ये ऐसा करेंगे। ऐसे ही उस समय हिटलर की मान्यता चल रही थी जर्मनी में, ठीक है। जैसे जब हिटलर आता था तो करोड़ों लाखों लोग उसको सुनने आते थे, ठीक है, लाखों की भीड़ आती थी। और वो बड़े बड़े वायदे करता था कि मैं आऊंगा तो सबको रोजगार दूंगा, सबको रोटी दूंगा,
सबके लिए ये करूंगा, सबके लिए रहने की व्यवस्था करूंगा, बच्चों को स्कूल बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करूंगा। तो लोग हिटलर के झांसे में आते चले गए, नत्सी पार्टी के झांसे में आते चले गए, और यहीं से हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, अब ये सारी हिटलर का जो उदय हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हिटलर ने कैसे जाल बिछाया जनता के सामने और हिटलर सत्ता में आया। ठीक है, ये सारी कहानी हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस सेकंड पार्ट को देखने के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज लाइक कर देना। बहुत मेहनत से मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो प्लीज आप भी मेरा सहयोग किया करो। और एक छोटे से कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद करती हूँ। ठीक है, मैं खुद से रीड करती हूँ, उसका रिप्लाई करती हूँ। आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।